पूरब देश में डुग्गी बाजी फैला दुख का जाल, पूरब देश में डुग्गी बाजी फैला दुख का जाल। दुख की अग्नि कौन बुझाए, सूख गए सब ताल। दुख की अग्नि कौन बुझाए, सूख गए सब ताल। हे जिन हाथों में मोती रोले, आज वही कंगाल रे साथी, आज वही कंगाल। भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। जौनपुर से 2 किलोमीटर दूर ही एक गांव है कज गांव, और गांव के लोग उसे टेढ़मा बोलते हैं या टेढ़े बोलते हैं। कज का अर्थ टेढ़ा होता भी है। ये गांव का नाम हमारे सामने आते ही उर्दू की तरक्की पसंद शायरी के बड़े हस्ताक्षर वामिक जौनपुरी की याद आती है। दोस्तों नमस्कार। तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की 8वीं कड़ी में पेश है वामिक जौनपुरी पर एक वार्ता। इस वार्ता को लिखा है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने और इसे पेश करेंगे विपिन तिवारी। तो आइए वार्ता सुनते हैं। वामिक जौनपुरी का शुमार उन शायरों में होता है जिनकी वाबस्तगी तरक्की पसंद तहरीक से रही, जिन्होंने अपने कलाम से सरमायादारी और साम्राज्यवाद दोनों पर एक साथ हमला किया, समाज के सबसे दबे कुचले लोगों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की। अपनी शायरी में भाईचारे, समानता और इंसानियत को हमेशा तरजीह दी। भूखा है बंगाल नज्म उनकी शायरी की मेराज है। यदि इस नज्म को लिख देने के बाद वामिक जौनपुरी और कुछ भी ना लिखते तो भी वे उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहते, उन्हें कोई भुला नहीं पाता। वामिक जौनपुरी के शाहकार नज्म की तारीफ करते हुए सज्जाद ज़हीर साहब ने रोशनाई में लिखा है, तरक्की पसंद अदब की तारीख में वामिक का ये तराना सही मायने में सोने के हरूफ से लिखे जाने लायक है। वह वक्त की आवाज़ थी, वो हमारी इंसानी दोस्ती के जज्बात को सीधे सीधे उभारता था। उसकी ज़बान और छब आम जनजीवन से संबंधित थी। देहात और शहर में हर तबके के लोग उसे समझ सकते थे। उसकी वेदना और सांगीतिकता लोक धुन के साथ मिलकर दिल में पवित्रता और कर्म की भावना को जगाती थी। इसी वजह से ये तराना न सिर्फ हिंदुस्तानी बोलने वाले इलाकों में मकबूल हुआ, बल्कि मुल्क के उन इलाकों में भी जिनकी ज़बान हिंदुस्तानी नहीं थी। वामिक जौनपुरी का असल नाम सैयद अहमद मुस्तफ़ा ज़ैदी था और उनकी पैदाइश 23 अक्टूबर 1909 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के मौजा कजगांव में हुई थी। उनके वालिद खान बहादुर सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा ब्रिटिश हुकूमत में एक आला अफसर थे। वामिक जौनपुरी की शुरुआती तालीम सूबे के सुल्तानपुर, बाराबंकी और फैज़ाबाद जिले में हुई। बचपन में तकनीक और विज्ञान के जानिब उनकी दिलचस्पी देखी तो वालिद ने फैसला किया कि उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे। लिहाजा लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनका बीएससी में दाखिला करा दिया गया, लेकिन उनकी किस्मत को इंजीनियर बनना मंजूर नहीं था। बीएससी में फेल होने के बाद उन्होंने जैसे तैसे बीए की डिग्री हासिल की। स्कूली तालीम में भले ही वामिक साहब अच्छे स्टूडेंट ना रहे हों, लेकिन अदब से उनकी मोहब्बत शुरू से ही थी। वामिक के नाना उन्हें बचपन में तिलिस्म होशरुबा, किस्सा चार दरवेश, दास्तान अमीर हमज़ा और अलिफ लैला जैसी कदीम दास्तानें सुनाया करते थे। इसका असर ये हुआ कि अदब में वामिक साहब की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। बचपन से होश संभालने तक वे मोहम्मद हसन आज़ाद, शिबली नोमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम और नियाज़ फतेहपुरी यानी उर्दू अदब के नामी अदीबों से लेकर दुनिया भर के तमाम अदीबों की वो किताबें पढ़ चुके थे। वामिक जौनपुरी की नौजवानी का दौर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद का दौर था। हराम खास इस आंदोलन से प्रभावित था। ये कैसे मुमकिन था कि आज़ादी के आंदोलन का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। कॉलेज में तालीम के दौरान
प्रोफेसर डीपी मुखर्जी वे शख्स थे जिन्होंने वामिक जौनपुरी की जिंदगी को एक नई राह दिखलाई। प्रोफेसर मुखर्जी की शख्सियत का वामिक पर क्या असर हुआ, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उनकी कुर्बतों और मोहब्बतों ने आज़ादी फ़िक्र व नज़र के वो रास्ते दिखाए कि रवायत और उनके तदादात की गुत्थियां और बंधन एक एक करके टूटने लगी। उनकी मकनातीसी शख्सियत और इरशादात ने मेरे सियासी, समाजी, फ़न्नी और जमालियाती शऊर को वो जिला बख्शी जिसकी रोशनी में आज तक कस्ब ज़िया कर रहा हूँ। धीमी धीमी आज जैसे नर्म लहजे में उनकी आलिमाना गुफ्तगू ने मेरे जिंदान जहन में ऐसे दरीचे खोल दिए थे कि तमाम उलझनें दूर होने लगी और हर नौइयत की गुलामी की फसीलों में दरारें पड़ती दिखाई देने लगी। साल 1936 में लखनऊ के रिफाए आम क्लब में जब प्रगतिशील लेखक संघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो वामिक जौनपुरी भी अपने उस्ताद डीपी मुखर्जी के साथ इस ऐतिहासिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए। अधिवेशन ने जैसे उनके मुस्तकबिल की राह तय कर दी। इस कॉन्फ्रेंस के फैसलों और बिलखुसूस मुंशी प्रेमचंद के खुतबे सदारत से नौजवान अदीबों के दिलो दिमाग में बिजली दौड़ गई। रजत पसंदी, तौहम परस्ती और खौफो हिरास की जंजीरें टूट कर रह गई और अहले कलम की नजरें फिक्र फन के एक नए उफक पर रक्स करने लगी। कारवाने अदब इस नए उफक की जानिब नई उमंगों और नए तरानों की गूंज में बढ़ने लगा। मैं महवे हैरत था कि ये लोग किस कदर खुशबख्त और बहादुर हैं कि उनके मुंह में जबान भी है और हाथ में कलम भी। शोला नफस शमशीर बकफ। जहनी तौर पर इतनी वैचारिक उथल पुथल होने के बाद भी वामिक जौनपुरी का रुख अभी लेखन की तरफ नहीं हुआ था। पढ़ाई पूरी हुई तो रोजगार की तलाश शुरू हुई जो वकालत पर जाकर खत्म हुई। वामिक जौनपुरी ने कुछ दिन फैजाबाद में वकालत की। शायरी की इब्तिदा यहीं से हुई। जिस मकान में वे किराए से रहते थे उसी मकान के एक हिस्से में मकान मालिक हकीम मुइज़ दरियाबादी का भी निवास था। हकीम साहब शेर व शायरी के खासे शौकीन थे, लिहाजा आए दिन उनके यहाँ शेर व शायरी की महफिलें जमती रहती थीं। शेर व अदब की इन महफिलों में खुमार बाराबंकवी, मजरू सुल्तानपुरी और सलाम मछली शहरी जैसे नामवर शायर भी शिरकत करते थे। इस संगत का असर ये हुआ कि वामिक जौनपुरी भी शेर कहने लगे। उनके अंदर ख्यालात का जो सैलाब अभी तक एक जगह इकट्ठा था वह तेजी से बह निकला। बाकायदगी से शायरी करने का नतीजा ये निकला कि चंद अरसे के बाद ही उनकी पहचान एक शायर की हो गई। वह मुशायरों में अपना कलाम पढ़ने जाने लगे। नौचंदी के मेले में एक मजहबी मजलिस में उन्होंने एक ऐसी नज़्म पढ़ी जो हफ्तावार अखबार अख्तर में भी छपी। नज़्म के बागियाना तेवर अंग्रेजी हुकूमत को रास नहीं आए और डीएम ने उन्हें अपने दफ्तर में तलब किया। चूँकि डीएम साहब उनके वालिद के दोस्त थे लिहाजा उन्हें कोई सज़ा तो नहीं मिली, लेकिन उनसे जिले को फौरन छोड़ देने को कहा गया। इस तरह वामिक जौनपुरी की वकालत छूटी और फैज़ाबाद जिला भी छूटा। गम रोज़गार की जुस्तजू में वे कई शहर मसलन लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ में रहे, पर जहां भी रहे शायरी का साथ वामिक साहब का नहीं छूटा। आखिरकार कुछ साल भटकने के बाद एरिया राशनिंग ऑफिसर के पद पर उनकी नौकरी लगी। बनारस, इलाहाबाद और जौनपुर में उन्होंने ये शुरुआती नौकरी की। कहीं भी रहे पढ़ना लिखना वामिक साहब ने जारी रखा। मुशायरों में हिस्सा लेते रहे। भूखा है बंगाल साथी, भूखा है बंगाल वो नज़्म है जिससे वामिक जौनपुरी की शोहरत पूरे मुल्क में फैली। साल 1944 में लिखी गई इस नज़्म ने उन्हें एक नई पहचान दी। इस नज़्म का पसमंजर साल 1943 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल है। इस अकाल में उस वक्त एक आंकड़े के मुताबिक
करीब 30 लाख लोग भूख से मारे गए थे। वह तब जब मुल्क में अनाज की कोई कमी नहीं थी, गोदाम भरे पड़े हुए थे, बावजूद इसके लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था। एक तरफ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे, दूसरी ओर अंग्रेज सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। बंगाल के से अमानवीय और संवेदनहीन हालत की तर्जुमानी भूखा है बंगाल नज्म में है। हालांकि बंगाल के अकाल पर मखदूम, अली सरदार जाफरी और जिगर मुरादाबादी ने भी पुरजोश नज़में लिखी हैं, लेकिन उन्हें वह मकबूलियत हासिल नहीं हुई जो भूखा है बंगाल को मिली। आम जबान में लिखी गई यह नज़्म हर एक के जहन में उतरती चली गई। ये नज़्म बंगाल के अकाल पीड़ितों की आवाज़ बन गई। आइए इस नज़्म को सुनते हैं। पूरब देश में डुग्गी बाजी फैला दुख का जाल, पूरब देश में डुग्गी बाजी फैला दुख का जाल। दुख की अग्नि कौन बुझाए, सूख गए सब ताल। दुख की अग्नि कौन बुझाए, सूख गए सब ताल। हे जिन हाथों में मोती रोले, आज वही कंगाल रे साथी, आज वही कंगाल। भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। कोठरियों में गांजे बैठे बनिए सारा नाच, कोठरियों में गांजे बैठे बनिए सारा नाच। सुंदर नारी भूख की मारी बेचे घर घर लाज, सुंदर नारी भूख की मारी बेचे घर घर लाज। हे चौपट नगरी कौन संभाले, चारों तरफ भूचाल रे साथी, चारों तरफ भूचाल। भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। वामिक जौनपुरी ने इस नज़्म में न सिर्फ अकाल से पैदा हुए दर्दनाक हालात का पूरा मंजर बयां किया है, बल्कि नज़्म के आखिर में वे बंगाल वासियों से अपनी एकजुटता दर्शाते हुए कहते हैं। प्यारी माता चिंता मत कर, हम हैं आने वाले, प्यारी माता चिंता मत कर, हम हैं आने वाले। कुंदन रस खेतों से तेरी गोद बसाने वाले, कुंदन रस खेतों से तेरी गोद बसाने वाले। हे खून पसीना हल हसिया से दूर करेंगे काल रे साथी, दूर करेंगे काल। भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। एक नई उम्मीद, नया हौसला बढ़ाने के साथ वामिक साहब इस नज़्म का अंत करते हैं। इप्टा के बंगाल स्क्वाड और सेंट्रल स्क्वाड ने भूखा है बंगाल नज़्म की धुन बनाई और चंद महीनों के अंदर ये तराना मुल्क के कोने कोने में फैल गया। इस नज़्म ने लाखों लोगों के अंदर वतन परस्ती और भाईचारे एकता के जज्बात जगाए। इप्टा के कलाकारों ने नज़्म को गा गा कर बंगाल रिलीफ फंड के लिए हज़ारों रुपए और अनाज बंगाल के लोगों के लिए इकट्ठा किया, जिससे लाखों हमवतनों की जान बची। नज़्म की मकबूलियत को देखते हुए इसका मुल्क के दीगर ज़बानों में भी तर्जुमा हुआ। भूखा है बंगाल नज़्म के लिखे जाने का किस्सा कुछ इस तरह से है।
वामिक साहब उस वक्त अलीगढ़ में थे जब अकाल पड़ा हुआ था। एक दिन उन्होंने बंगाल के अकाल की रिपोर्ट किसी अखबार में पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वे बेचैन हो उठे और ये मंजर देखने कलकत्ता जा पहुंचे। वहां से लौटे तो कई दिनों तक ये खौफनाक मंजर उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। कुछ लिखने को कलम उठाई लेकिन लिखा कुछ नहीं गया। आखिरकार एक दिन वे जब लेटे थे तो उनके दिमाग में एक मिसरा आया, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। इसके बाद तो एक के बाद एक मिसरे आते चले गए और नज्म पूरी हो गई। नज्म की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इसके बाद तो बोल इस तरह कलम से तराशा होने लगे जिस तरह उंगली कट जाने पर खून के कतरे। शायद इसी को इस्तिलाहन इल्का कहते हैं। वामिक जौनपुरी के सारे कलाम में सामाजिक चेतना साफ तौर पर दिखलाई देती है। उन्होंने सियासी और समाजी मसलों को हमेशा अपनी नज़्म का मौजू बनाया। अपनी नज़मों गज़लों में उन्होंने तरक्की पसंद रुझान से कभी किनारा नहीं किया। मिसाल के तौर पर वह अपनी एक गज़ल में कहते हैं, सुर्ख दामन में शफक के कोई तारा तो नहीं, हमको मुस्तकबिले ज़र्री ने पुकारा तो नहीं, दस्तो पाशल है किनारे से लगा बैठा हूँ, लेकिन इस शोरिश तूफान से हारा तो नहीं। दीगर तरक्की पसंद शायरों की तरह वामिक जौनपुरी का भी झुकाव मार्क्सिज्म की तरफ रहा और उनका यह अकीदा इस ख्याल में आखिर क्यों है, उन्हीं की एक मशहूर नज़्म कार्ल मार्क्स के आईने में आपको सुनाते हैं। मार्क्स के इल्मो फतानत का नहीं कोई जवाब, कौन उसके दर्क से होता नहीं है फैज़याब। मार्क्स ने साइंस व इंसा को किया है हमकनार, ज़हन को बख्शा शऊरे जिंदगानी का निसाब। उसकी बीनिश उसकी वजदानी निगाहे हक सनास, कर गई जो चेहरे इफलास ज़र को बेनकाब। कोई कुव्वत उसकी सद्दे राह बन सकती नहीं, वक्त का फरमान जब आता है बनकर इनकलाब। अहले दानिश का रजज़ और सीने दहका की ढाल, लश्कर मजदूर के हैं हम सफीरो हम रिकाब। मुल्क को आज़ादी बंटवारे के तौर पर मिली। पूरा मुल्क दंगों की आग में झुलस उठा। खास तौर पर पंजाब इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा। पंजाब की तकसीम पर वामिक जौनपुरी ने अपनी नज़्म तकसीम में पंजाब के हवाले से लिखा है, जैसे अब खुश्क है पंजाब के सारे दरिया, सोने की बालियां जिन खेतों में लहराती थीं, अब उन्हीं खेतों में उड़ते हैं हया सोज शरार, और लहू से उन्हें सैराब किया जाता है। अब ये पंजाब नहीं, एक हंसी ख्वाब नहीं, अब ये दो आब है सह आब है पंजाब नहीं। अब यहाँ वक्त अलग, सुबह अलग, शाम अलग, महो खुर्शीद अलग, नज़्म फलक गाम अलग। फैज़ अहमद फैज़ और दीगर तरक्की पसंद शायरों की तरह वामिक जौनपुरी ने भी इस तकसीम को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। फैज़ के मशहूर नज़्म सुबह आज़ादी की तर्ज पर वामिक जौनपुरी ने अपनी नज़्म दूसरी मंजिल में कहा है, मेरे साथी मेरे हमदम, तेरे पैगाम मसर्रत पे गुमा मुझको भी गुजरा कि वतन हो गया आज़ाद। आज़ादी की तस्वीर तो आज़ादी नहीं खुद, अभी तो मिलती है लाखों दिलों की बस्तियां ताराज। अभी तो इफरात तही दस्ती का है चारों तरफ राज। वामिक साहब के कलाम में जहां इंकलाब का ज़बरदस्त आग्रह है, तो वहीं अपनी नज़मों में उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक नज़रिए को भी अहमियत दी। ऐसी ही उनकी कुछ नज़में हैं, माइटी एटम, वक्त, ज़मी, 1 2 3 वगैरह। साल 1948 में वामिक जौनपुरी का पहला शेरी मजमुआ चीखें छपा। इस संग्रह में शामिल उनकी ज़्यादातर गज़लें नज़में साल 1939 से 1948 तक के दौर की हैं। ये वो दौर था जब मुल्क में आज़ादी का आंदोलन
अपने चरम पर था। पूरे मुल्क में सियासी उथल पुथल मची हुई थी। जाहिर है इस संग्रह की गज़लों नज़मों में भी उस हंगामे खेज दौर की अक्कासी है। जौनपुरी की दूसरी किताब जरस साल 1950 में प्रकाशित हुई। इस किताब में नज़्म गज़ल के अलावा चंद शेर और अशार भी शामिल हैं। जरस की प्रस्तावना में वामिक जौनपुरी ने लिखा है, उस वक्त आलमगीर जंग अपने पूरे शबाब पर थी। सारे मुल्क में भूख और बरहनगी की आंधियां चल रही थी। फिरंगी और अमरीकी सिपाही सड़कों और गलियों को रौंदते फिर रहे थे। पस्त और मुतवस्सित तबके और गरीबों के घर वीरान तो चकले खाने आबाद हो रहे थे। हर जानिब जिंदगी की हसीन कदरें फासिस्ट ताकतों के हाथों दम तोड़ रही थी। ये हाल देखकर मुझे महसूस हुआ कि जिस किस्म की रवायती शायरी में कर रहा हूँ वो एक नाकाबिले मुआफी जुर्म है। यही वो वक्त भी था जब मुल्क के रजत पसंद अदीब अदब बराए जिंदगी के मुकाबले में अपने आखिरी मोर्चे से जंग लड़ रहे थे। इस जंग में मुझको बड़ा फायदा हुआ और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अदब को जिंदगी का आईनादार होना चाहिए। बहरहाल वामिक जौनपुरी की एक बार जब ये समझ बनी तो उनके सामने कई नए दरीचे खुल गए। उनका अदब बराए जिंदगी हो गया। अदब आर्ट के लिए नहीं, जिंदगी के लिए। जरस की भूमिका मशहूर नकाद एहतेशाम हुसैन ने लिखी थी। अपनी भूमिका में एहतेशाम हुसैन वामिक जौनपुरी के शायरी की तारीफ करते हुए लिखते हैं, उनके अंदर ये गैर मामूली शायराना सलाहियतें ही थीं कि मीना बाजार, भूखा बंगाल, ज़मी, तकसीम पंजाब, सफ़र नातमाम, नीला परचम और मीर कारवां जैसी बेहतरीन नज़में उन्होंने अपने चाहने वालों को दीं। ये सभी नज़में जरस में शामिल हैं। बहरहाल जरस के प्रकाशन और इसकी कामयाबी ने वामिक जौनपुरी को तरक्की पसंद शायरों की पहली सफ में खड़ा कर दिया। मीनारों पे अज़ा हुई ये शाम भी कहाँ हुई, गजर बजे बटन दबे वो कुमकुमे चमक उठे, दुकानें जगमगा गई निगाहों में समा गई, दुकानें जगमगा गई। वामिक जौनपुरी का वास्ता कम्युनिस्ट पार्टी से भी रहा। उन्होंने किसान सभा के लिए काम किया। नीला परचम, फन और ज़मी वामिक जौनपुरी की वे नज़में हैं जिन्हें भूखा बंगाल की तरह मकबूलियत हासिल हुई। नीला परचम नज़्म में वे जंग के खिलाफ अमन की बात करते हैं, क्योंकि जंग से पूरी इंसानियत को खतरा है। जंग में कोई नहीं जीतता, जंग में जो जीतता है वह भी अंततः हारता ही है। हम इसलिए अमन चाहते हैं कि एशिया से सफेद कौमें उठा ले अपना सियाह डेरा। रहेंगी कब तक नजिस फिजाएं, हम आज मिलकर कसम ये खाएं कि हिंद को हम न बनने देंगे इस जंग का अखाड़ा। अगर ये जंग ना रुक सकी तो ये सारे नगमे, ये सारे शमे, तमाम हुस्नो नजर के जलवे हमारी बज़्म में ख्यालो एहसास कभी फिर ना आ सकेंगी। अगर ना ये जंग रुक सकी तो हमारी तारीख़ इर्तिक़ा की सुनहरी जिल्दें, रुपहली सतरें लहद में निसियां की दफन होंगी, लहद में निसियां की दफन होंगी। दोस्तों, अब कृष्णचंद्र साहब ने जो उनकी किताब है पौधे, इसमें वामिक साहब के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। रिपोर्टाज का अंत कृष्णचंद्र ने वामिक जौनपुरी के गीत से किया, और क्या खूब किया है। बंगाल के अकाल पीड़ितों की व्यथा कहते कहते यह गीत नई उम्मीदों, नए हौसले और बगावत का गीत बन जाता है, जिसमें बरतानिया हुकूमत को एक ललकार शामिल है। पेश है रिपोर्टाज का वो आखिरी हिस्सा। वामिक आहिस्ता से गाने लगा। पूरब देश में डुग्गी बाजे, पूरब देश में डुग्गी बाजे, भूखा है बंगाल साथी,
पूरब देश में डुग्गी बाजे भूखा है बंगाल रे साथी। ये भूखे बंगाल का गीत था, उदास दिलों का गीत था, मरती हुई रूहों का गीत था। लेकिन इस वक्त ना जाने उस गीत में कौन सी ताकत आ गई थी कि ये गीत मौत का गीत नहीं, जिंदगी का नगमा मालूम होता था। उसकी लय में उदासी की झलक नहीं, एक कामरा तबस्सुम की किरण मालूम होती थी। उसकी पिन्हाई में यास व हसरत नहीं, एक पुरुम्मीद ललकार की गूंज सुनाई देती थी। जैसे उस गीत का सोया सोया मध्यम नोहा किसी के खून से जाग उठा था और एक बेखौफ व खतर बगावती तूफानी अंदाज में कह रहा था, पूरब देश से डुग्गी बाजे, पूरब देश से डुग्गी बाजे। डुग्गी बज रही थी पूरब देश में नहीं, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, हिंदुस्तान के चारों कोनों में डुग्गी बज रही थी। हिंदुस्तान का वो कौन सा गोशा है जो बंगाल नहीं है। वामिक के गाते गाते यकायक वो सब एकदम से इकट्ठा पूरी कुवत से गाने लगे, पूरब देश से डुग्गी बाजे, पूरब देश से डुग्गी बाजे भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल रे साथी। साथी, ये डुग्गी सुन ले, ये खतरे की डुग्गी, एक गैर मुख्तम ललकार, एक पहम ललकार। आओ आओ साथी, साथी जो भूखे थे, साथी जो मदकूब थे, साथी जो जेल की सख्तियों के आसार के लिए हुए थे, साथी जो लिथड़ी हुई नाकाम आरजुओं के मज़ार थे, साथी जो दर्द की तफसीर थे। अब यकायक उठकर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और अपनी रूह की पूरी कुव्वत से गाने लगे। खुद ही गा रहे थे, खुद ही सुन भी रहे थे। एक नया गीत, एक नया ख्याल, एक नई आवाज, एक नया तबस्सुम। जैसे अधखिली कली यकायक कुछ सोच के मुस्कुरा उठे। बाहर गाड़ी भागी जा रही थी, लेकिन अंदर सुकून था। बाहर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन गाड़ी के अंदर रोशनी थी। बाहर रास्ता तारीक और दुश्वार था, लेकिन मंजिल मालूम हो चुकी थी। दोस्तों, अब आपको वामिक साहब के बारे में, उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे अजय कुमार, हिंदी के वरिष्ठ आलोचक अवधेश प्रधान और इप्टा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश वेदा की राय सुनाते हैं। महान कलाकार वो होता है जो जिसके कृतियाँ पिछली से बेहतर हों, जिसके उंगलियां वक्त की नब्ज पर हों और जो अपनी बाद की पीढ़ी को पाले पोसे। इस कसौटी पर वामिक साहब खरे उतरते हैं। आज़ादी की मकर चांदनी में जबकि दूसरे प्रगतिशील कवि फुसफुसा रहे थे, वामिक कह रहे थे, जो शिकार ज़ेरे लब कुछ तहे दाम बोलता है, उसी को ज़मीर शायर सरेआम बोलता है। नक्सलबाड़ी की घटना पर हिंदी में भी नई पीढ़ी को छोड़कर किसी ने कुछ नहीं कहा। वामिक साहब ने एक शेर में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि वो जिसने हमको पुकारा था नौजवानी में,
उफुक पर चीख रहा है वही सितारा फिर। इसी तरह से कृष्णा भूमैया की फांसी की सजा पर और सरोज दत्त की हत्या के बाद वाल्मीकि साहब ने एक शेर कहा। अपने बाद की पीढ़ी की परवरिश भी उन्होंने मन लगा कर किया। अपनी बात के पीढ़ी के शायर निसार जौनपुरी के लिए वो कहा करते थे कि हफीज जौनपुरी के बाद जौनपुर में गजल का यही शायर पैदा किया है। प्रगतिशील लेखक संघ की 50वीं वर्षगांठ पर लखनऊ में उन्होंने जो रूप रंग देखा, उसके बाद लौटकर शेर कहा कि हो रही है दर बदर ऐसी जबी साई कि बस क्या अभी बाकी है कोई और रुसवाई कि बस। वाल्मीकि साहब की कृतियों में भूखा बंगाल एक अमर गीत है। जौनपुरी बोली में लिखा गया यह गीत इतना प्रसिद्ध हुआ कि इप्टा ने इसको गा गा कर बंगाल रिलीफ फंड के लिए 80,000 रुपए इकट्ठा किए थे। काफी साहब ने एक मुलाकात में बताया कि पूना की सड़कों पर इस गीत को जब हम लोग गा रहे थे, हिंदी उर्दू के तमाम बड़े बड़े शायर उस जुलूस में शामिल थे और सामूहिक पाठ कर रहे थे। भूखा बंगाल की तरह ही मीना बाजार उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। जब युद्ध विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तब उन्होंने नीला परचम की रचना की, जो कि उतनी ही प्रभावशाली रचना है। इसके अलावा ज़मीं उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है, उर्दू में लिखी गई पहली ओद। जाकिर साहब इसको बहुत सुनते थे। कहीं भी वाल्मीकि हों तो बुलाकर खाना खिलाते थे और फिर बोलते थे कुछ नया लिखा हो तो सुनाओ। कुछ नया न होने पर ज़मीं की फरमाइश करते थे। वाल्मीकि साहब ने न्यूक्लियर वार पर और स्पेस वार पर भी 2 बहुत अच्छी नज़में कही। वाल्मीकि साहब के बारे में एक ख़ास बात ये नज़र आती है कि उनके ताल्लुक अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े लोगों से थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू उनको बेटे की तरह से मानती थी। जाकिर हुसैन उनके बड़े फैन थे। ऐसे ही कितने तमाम लोगों से उनके संबंध थे, लेकिन कभी किसी भी संबंध का उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। जौनपुर से 2 किलोमीटर दूर ही एक गांव है कज गांव, और गांव के लोग उसे टेढ़मा बोलते हैं या टेढ़े बोलते हैं। कज का अर्थ टेढ़ा होता भी है। ये गांव का नाम हमारे सामने आते ही उर्दू की तरक्की पसंद शायरी के बड़े हस्ताक्षर वाल्मीकि जौनपुरी की याद आती है।
भाई अजय कुमार के साथ कचगांव कई बार जाना हुआ, वामिक साहब से बराबर मिलना हुआ। वो उनकी स्टडी में मेज पर रखा हुआ ड्रिंकिंग बर्ड और उसके पास बैठ के वामिक साहब की मीठी आवाज़, शेरो शायरी, खुद उनकी और दूसरों की शेरो शायरी के बारे में बातचीत कितनी बार सुनी। उसकी इतनी यादें हैं अपने पास, लेकिन एक याद ऐसी है जिसका शेरो शायरी से संबंध नहीं है। उस दिन मकर संक्रांति थी और अजय भाई के साथ हम कचगांव पहुंचे थे। वामिक साहब देखते ही एकदम खुश, वैसे भी पहले भी देखते ही निहाल हो जाते थे। उस दिन उन्होंने खुशी जाहिर करने के साथ साथ कहा, आज आप लोगों को खाना बनाकर मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। और वामिक साहब तुरंत स्टोव निकाल के अपने काम में शुरू हो गए। संकोच भी हो रहा था, 80 साल का ये बूढ़ा आदमी हम लोगों के लिए खाना बनाएगा, और थोड़ा संकोच हम लोगों को हो रहा था, लेकिन उनका उत्साह देख के अजब लग रहा था। और उन्होंने जब स्टोव जलाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि नॉब में कहीं कहीं कचरा फंसा है। वे पिन निकाल करके उसे साफ करने लगे और तभी पिन टूटकर उस नॉब में फंस गई। अब वामिक साहब उस पिन को निकालने में लग गए। उनको परेशान देख के मैंने कहा, हुजूर मैं बगल में किसी दुकान पे ले जाके बनवा के लाता हूँ। बोले, ये बनारस नहीं है जो आपको बाहर निकलते ही स्टोव बनाने वाले मिल जाएंगे। और फिर वो अपने काम में लग गए। न जा सकते थे, न कुछ कर सकते थे, और बड़ा अजब लग रहा था कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और वामिक साहब जूझ रहे हैं। लेकिन उनका धीरज देखते ही बनता था और उत्साह भी। अंततः उन्होंने पिन निकाल लिया, स्टोव जलाया और मैगी बनाई। और मैगी बनाने के बाद उनकी खुशी देखते बनती थी। उन्होंने 3 प्लेटों में उसे परोसा और फिर चम्मच के साथ खुद भी लेके बैठे और हम लोगों को भी दिया और कहा, अब नोश फरमाइए, ये रही आज की दावत, मकर संक्रांति की दावत। और हम लोगों ने मैगी खाई और मैगी तो बहुत खाई, लेकिन वामिक साहब के हाथों की बनाई मैगी, वो और उस दिन की याद, उनका वो उत्साह, उनका वो धीरज, ये भूलता नहीं है। उतना बड़ा शायर जिसने हम लोगों जैसे 2 मेहमानों के लिए मैगी बना के खिलाने का जो उनका उत्साह था वो देखते बनता था। और अपने वो पूरी हवेली में वो अकेले ही तो रहते थे, बेगम थी, वो थे, बाकी नौकर चाकर थे। लेकिन वामिक साहब हर क्षण को किस तरह से उत्सव में बदल देते थे। उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार तो था, लेकिन उसको त्यौहार बनाया वामिक साहब ने। और वो एक ऐसा त्यौहार था मकर संक्रांति का जिसमें एक कवि का व्यक्तित्व, एक कवि का आतिथ्य, उसके सानिध्य, यह सब मिल करके उस उत्सव को एक यादगार दिन बनाता था। और वो यादगार दिन जब भी याद आता है, लाल कोठी याद आती है, लाल कोठी का सन्नाटा याद आता है। उस सन्नाटे में वामिक साहब की गूंजती हुई आवाज़ याद आती है और उनके धीमे धीमे उठते हुए कदम याद आते हैं। तो वामिक साहब जहाँ भी हों, वहीं से मैं उनको, उनकी याद को सलाम करता हूँ। वामिक जौनपुरी सांस्कृतिक आंदोलन के एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका नाम बकौल सज्जाद ज़हीर कि उनका एक जो कालजयी गीत है, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, वो साहित्य के इतिहास में
स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वाल्मीकि जौनपुरी उस समय प्रगतिशील आंदोलन में आए, जो लगभग शुरुआती दिन थे प्रगतिशील आंदोलन के। 1943 में जब बंगाल का अकाल पड़ा और वाल्मीकि जौनपुरी उसी दरमियान वो अलीगढ़ में थे 42-43 में। और इन सारे प्रगतिशील लोगों के, चाहे वो सज्जाद ज़हीर हों, चाहे वो रशीद जहाँ हों, और चाहे वो दूसरे लोग थे जो अली सरदार जाफरी थे, कैफी आजमी थे, इन सारे लोगों के संपर्क में आ चुके थे। और वाल्मीकि जौनपुरी चूँकि वो खुद मेरी उनसे 2-4 बार व्यक्तिगत बातचीत हुई, तो उसमें वो पूरे पस मंज़र को बयान करते रहे, याद करते रहे। और एक बार हम लोगों ने लखनऊ में वो आए थे, तो लखनऊ में हम लोगों ने एक उनका कार्यक्रम अपने इप्टा के कार्यालय में 22 के सरबाग में, जो कम्युनिस्ट पार्टी का भी कार्यालय है, वहाँ पर उनका कार्यक्रम आयोजित किया। और जब वो यहाँ आए तो वो बहुत नॉस्टैल्जिक हो गए। यहाँ पुराने लोग, जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, एक तरह से बहुत बड़े लीडर तो नहीं थे, लेकिन शुरू से वो कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुन थे। और नईम साहब, उनसे फैज़ अहमद फैज़ और ये सारे लोग बहुत मोहब्बत करते थे, कैफी आजमी से लेकर के, और अली सरदार जाफरी और सारे ही लोग। और ये हमारे वाल्मीकि जौनपुरी भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो यहाँ आकर के वो बहुत खुश हुए, अपनी पुरानी यादों में खो गए। और फिर उन्होंने यहाँ पे पूरी एक यादों का पिटारा खोला हम लोग तमाम लोगों के सामने। और उसमें वो मशहूर गीत उन्होंने सुनाया, भूखा है बंगाल साथी, भूखा है बंगाल। या एक शेर उनका अभी तक मुझे याद है, जो उस वक्त सुनाया था, बहुत तो मुझे याद नहीं रहते शेर, लेकिन वो कभी आज तक नहीं भूला। वो था कि आहन नहीं कि चाहे जिधर मोड़ दीजिए, शीशा हूँ मुड़ तो सकता नहीं तोड़ दीजिए। तो ऐसे शख्सियत को, अपने बुजुर्ग को मैं याद करता हूँ, वाल्मीकि जौनपुरी को। और बाद में नवंबर 2009 में जब उनकी जन्म शताब्दी थी, तो इप्टा ने तय किया कि उनकी जन्म शताब्दी पर हम आजमगढ़ से जौनपुर, उनके गांव कचगांव तक एक यात्रा निकालेंगे। और वो यात्रा तमाम पड़ावों से गुजरती हुई उनके गांव पहुंची और उनको खिराजे अकीदत पेश की, उनको याद किया। और रास्ते भर उनके भी गीत गाए, और वो पूरा नगमा कई जगहों पर लोगों ने गाया सुनाया, और बहुत सारे दूसरे गीत गाए गए, लेकिन उनको खूब याद किया गया। इस तरह से हम लोगों ने उनको अपनी पूरे सांस्कृतिक आंदोलन की ओर से खिराजे अकीदत पेश की। वाल्मीकि जौनपुरी साल 1961 से लेकर 1969 तक कश्मीर भी रहे। यहाँ उन्होंने अदबी काम कम ही किया, अलबत्ता हब्बा खातून पर एक ओपेरा, शायर मखदूम मोहिउद्दीन पर रेडियो वार्ता, और उरू से एशिया और डल की एक शाम नज्म कश्मीर में ही लिखी गई थी। शब चिराग और सफ़र नातमाम उनके कलाम के दीगर मजमुए हैं। गज़ल दर गज़ल वो किताब है जिसमें वाल्मीकि जौनपुरी ने गज़ल पर गंभीर बात की है। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। बच्चों के लिए काफ़ी सारे गीत लिखे हैं जो खिलौना रिसाले में छपे। इलाहाबाद में क़याम के दौरान कुछ दिन इंतखाब मैगज़ीन का, तो दिल्ली में शाहराह का संपादन किया। वाल्मीकि जौनपुरी को अदब की खिदमत के लिए कई अवार्डों से नवाजा गया। उन्हें मिले कुछ अहम अवार्ड हैं। साल 1979 में इम्तियाज़ मीर, सोवियत नेहरू अवार्ड, और 1991 में उत्तर प्रदेश अकादमी सम्मान, तो साल 1998 में गालिब अकादमी का कविता सम्मान। एक लंबी बामकसद ज़िंदगी जीने के बाद 21 नवंबर 1998 को वाल्मीकि जौनपुरी ने इस दुनिया से रुखसती ले ली। दोस्तों, ये रही वार्ता। इस वार्ता की स्क्रिप्ट लिखी है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने। इस वार्ता को रिकॉर्ड करने में कई सारे दोस्तों ने सहयोग किया है। हम उन सभी के बेहद शुक्रगुजार हैं। इस वार्ता के कुछ हिस्सों का पाठ शहजाद रिजवी ने किया है, तो वहीं इस वार्ता में शामिल
कुछ नज़मों का जो संगीत और जो गायन है वो फरजाना महदी और कमलाकांत जी ने किया है। हम इन सभी के बेहद शुक्रगुजार हैं। इस वार्ता में हमारे वरिष्ठ साथियों ने, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी ने जो हिंदी के वरिष्ठ आलोचक हैं, रंगचिंतक इप्टा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश वेदा जी ने और फिल्म समीक्षक अजय कुमार ने वामिक जौनपुरी जी के साथ बिताए जो पल हैं और उनके साहित्य को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं। दोस्तों, ये वार्ता अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और हमें लिखिएगा कि हम और क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकते हैं, जिससे हमें आने वाले समय में इस तरह की वीडियो को बनाने में सुविधा होगी। शुक्रिया।